हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप या सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। इसको समझने से पहले लास्ट वाली क्लास को थोड़ा सा याद कर लेते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज है अपने पास और इससे r दूरी पर एक पॉइंट P दिया गया है, इस चार्ज से r दूरी पे पॉइंट P दिया गया था, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था? kq अपॉन r। यही है kq अपॉन r, ये होता था। लेकिन अभी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप, मतलब अभी बहुत सारे चार्जेस हैं। अभी क्या है तेरे पास? एक ये है, एक ये है और ऐसे ही ये है qn। कई सारे चार्जेस हैं और इन सब की वजह से यहां पोटेंशियल पता करना है। इस चार्ज का प्लस q1 वाले चार्ज का यहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। मान लीजिए ये r1 दूरी है, ये r2 दूरी है, ऐसे ही ये rn डिस्टेंस है। इस चार्ज का यहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। इस चार्ज की अपनी यहां पे पॉइंट P पर कुछ ना कुछ मजबूती होगी। इस चार्ज का यहां पे पोटेंशियल V1, इस चार्ज का यहां पे पोटेंशियल V2, इस चार्ज का यहां पे पोटेंशियल Vn। तो सभी पोटेंशियल्स का इस पॉइंट पे सम हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। कौन सा सम होगा? वेक्टर होगा क्या? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो वेक्टर सम होता, लेकिन अभी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो सभी पोटेंशियल्स का स्केलर सम हो जाएगा। देख भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस q1 के द्वारा पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू हो जाएगा k q1 अपॉन में डिस्टेंस, kq अपॉन r फॉर्मूला होता है, तो k q1 अपॉन r1। ऐसे ही V2 कितना हो जाएगा? k q2 अपॉन r2, इक्वेशन 2। ऐसे ही Vn कितना हो जाएगा? nth चार्ज के द्वारा पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? k qn अपॉन में चार्ज कितना है? qn अपॉन में डिस्टेंस कितनी है? rn। अब नेट पोटेंशियल क्या होगा? सो द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, सो द नेट पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल पॉइंट P पर कितना होगा बंधु? सो द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो सोच V इज इक्वल टू कितना होगा? V1 प्लस V2 जोड़ Vn, n तक जोड़ता जा, वैल्यूज पुट कर। V1 की वैल्यू कितनी है? kq1 अपॉन r1। सिंपल सम होगा, वेक्टर सम नहीं होगा। वेक्टर सम किसका होता है? वेक्टर क्वांटिटीज का, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, इसलिए कैसा सम हुआ इनका? सिंपल साधारण स्केलर सम। V1 kq1 अपॉन r1, V2 kq2 अपॉन r2, ऐसे ही Vn की वैल्यू हो जाएगी kqn अपॉन rn। अब भी कुछ कॉमन है क्या इसमें? आप भी जो भी कॉमन है वो कॉमन ले, जो कॉमन है वो कॉमन ले। सोच क्या कॉमन है? k कॉमन है, तो v इक्वल टू हो जाएगा k कॉमन q1 अपॉन r1 प्लस q2 अपॉन r2 डॉट डॉट qn अपॉन rn। मैंने क्या तरीका बताया था? अब इसको इतना लेंथी लिखने के बजाय, इतना लंबे प्रोसेस में लिखने के बजाय कुछ शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट पे काट थोड़ी देंगे, इसको काटेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? मैथ्स का एक सिंपल तरीका यूज करेंगे जिसे बोलते हैं समेशन। तो k और समेशन का साइन लगा दिया, और जो चीजें चेंज हो रही है जैसे q1 q2 चेंज हो रहा है तो i लगा दे। क्यों आई को मेरे को नहीं पता, क्यों आई तेरे को भाई, पर यहाँ क्यों आई लगा, तो q1 q2 जो चीजें चेंज हो रही हैं उसकी जगह i लगा, तो 1 2 ये चेंज हो रहा था, सबस्क्रिप्ट i लगा दिया। ऐसे r1 r2 चेंज हो रहा है, ri लगा। अब बता i कहां से कहां तक है? 1 से n तक। i की वैल्यू 1 से n तक है, तो भैया ये तेरा आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस या ड्यू टू द ग्रुप ऑफ चार्जेस एट एनी गिवन पॉइंट P। इनका कैसा सम हुआ है? सिंपल सम। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहलाता है आजकल। इसकी वैल्यू कितनी होती है? एयर के लिए इसका फॉर्मूला होता है k का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको सॉल्व करके वैल्यू आ जाती है 9 × 10⁹। एयर ना होके कोई और मीडियम हो तो k का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है?
परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी नाम से क्लियर है, मतलब कोई मीडियम फोर्स को कितना परमिट कर रहा है अपने अंदर से, कोई मीडियम फोर्स को कितना परमिट कर रहा है, उसको मैं यूजुअली परमिटिविटी कहता हूं। आप भी बोलेंगे इसको परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो इस फार्मूला में वैल्यू पुट करके अगर कोई और मीडियम है, एयर है, ये सारे चार्जेस एयर में रखे हैं तो के का ये फार्मूला, ये वैल्यू, अगर ये चार्जेस मान लो वाटर में रखे हैं या फिर किसी माइका के अंदर रखे हैं या फिर किसी भी कोई भी अदर मीडियम के अंदर रखे हैं तो फार्मूला ये लगेगा और ये वैल्यू आपको उस मीडियम की दी जाएगी। ये वैल्यू तो तू बेटा जानता है कब से, हमेशा से। तो ये है तेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। इसके बाद नेक्स्ट बात जो हम करने जा रहे हैं उसे कहते हैं इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है और टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस भाई देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके खंड खंड कर, इसके पार्टीशन कर, इसको डिवाइड कर। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब तो तू अभी पढ़ा है मजबूती, स्ट्रेंथ। इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस नहीं आया समझ में? एक ऐसा सरफेस मैंने चार्ज ले लिया या बहुत सारे चार्ज ले लिए, उन सब चार्जेस की वजह से या एक सिंगल चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है, एक ऐसा सरफेस मिल रहा है। जैसे ये सिंगल चार्ज ले लिया, इस सिंगल चार्ज से r दूरी पर दिए गए पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा, V kq/r। ओके, चाहे r दूरी इधर चला जा, r दूरी इधर चला जा, इन सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल कितना होगा, kq/r। इन सभी बराबर पोटेंशियल वाले सभी पॉइंट्स को मिला दे, बराबर पोटेंशियल वाले इस चार्ज का यहां भी पोटेंशियल वही, यहां भी वही, यहां भी वही, इस चार्ज का यहां भी पोटेंशियल वही, इस चार्ज का यहां भी पोटेंशियल वही, इस चार्ज का यहां भी पोटेंशियल वही। क्यों? चार्ज चेंज नहीं हो रहा, हर बार दूरी भी सेम है। तो ये जो खींचा है मैंने, ये जो खींचा है मैंने, ये कहलाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। अब तो सारे सरफेस पे होगा क्या, सेम पोटेंशियल। इसी टाइप के सरफेसेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जरूरी नहीं हमेशा ऐसा ही सरफेस आए, कैसा भी आ सकता है, शेप कैसी भी हो सकती है, लेकिन इस टाइप के सरफेस जिनके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, दे आर नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जब नोट्स बनाए, डेफिनेशन बनाए, तो ऐसे करके पार्टीशन कर देना और फिर डेफिनेशन लिखना। क्या लिखेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस आर डिफाइंड एज the surface of equal potential, the surface of equal potential, बस इतना ही काफी है। It is defined as the surface of equal potential. ओके, तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया पॉइंट चार्ज के लिए, एग्जांपल के लिए पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा आ रहा है, स्फेरिकल। कैसा आएगा, स्फेरिकल, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दिए गए सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आ रहा है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस आ रहा है। अच्छा सुन, ये मान ले इस चार्ज का यहां पूरे सरफेस पे 40 वोल्ट पोटेंशियल है, तो मैं 30 वोल्ट पोटेंशियल का सरफेस भी तो खींच सकता हूं। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। दिक्कत क्या है, कोई परेशानी थोड़ी है इसमें। ऐसे में तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस भी खींच सकता हूं जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर सेम होगा। जैसे यहां 40 वोल्ट आ रहा है तो बाहर वाले पे 30 वोल्ट आ जाएगा, और बाहर वाला खींचू तो 20 वोल्ट का हो जाएगा। मतलब एक सिंगल चार्ज के द्वारा सिमेट्रिक शेप के कई सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किए जा सकते हैं। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है बंधु, इस टॉपिक पे बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी लिख लेना, इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज। नंबर 1 प्रॉपर्टीज में नंबर 1 देखेंगे
देखिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लिया मैंने, ऐसा ही एक चार्ज लेके ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब पहली प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर 2 पॉइंट ले लिए सब। अब एक काम कर, ए से बी तक जा, ऐसे मत जा, चार्ज लेके जा। ए पे मान ले पॉजिटिव प्लस का क्यू चार्ज था, क्यू नॉट था मान ले। अब इस चार्ज को तू यहां से बी तक लेके गया। जो चार्ज दिया गया था ये अलग चार्ज है, इस चार्ज के द्वारा बना गया ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है, ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है या फिर रियल सरफेस भी हो सकता है। जैसे इस बॉडी को अगर मैं कोई चार्ज दे दूं तो इस बॉडी के ऊपर हर जगह पर उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन जैसे ये सिंगल पॉइंट चार्ज है तो इसके चारों तरफ फ्री स्पेस में ये जो सरफेस इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर रहे हो आप जी, और ये जो इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सरफेस, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। तो ये इमेजिनरी सरफेस है, रियल सरफेस भी हो सकता है। तो इस चार्ज की वजह से अभी मैंने क्या किया, एक चार्ज मुझे दिया गया और कहा गया इस चार्ज को ए से बी तक लेके जाओ भैया। टेस्ट चार्ज दिया गया ए से बी तक लेके जाओ। वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क नहीं करना पड़ेगा। सोच क्यों नहीं करना पड़ेगा? नहीं मानेगा, मैं बताता हूं भाई क्यों नहीं करना पड़ेगा। देख हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल टू होता है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में किया गया वर्क अपॉन में जिस चार्ज को लेके जा रहे हो वो चार्ज Q नॉट। वापस सुन, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में चार्ज को ले जाने में किया गया वर्क अपॉन में चार्ज का मैग्नीट्यूड V इक्वल टू W अपॉन Q। ये फॉर्मूला तू पढ़ चुका है, ये याद है तेरे को। अभी यहां से वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WAV इज इक्वल टू Q नॉट इनटू डेल्टा V। अब मुझे ये बता A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तू सोच। A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं साहब। इस चार्ज का जितना पोटेंशियल यहां, इस चार्ज का उतना ही पोटेंशियल यहां, तो पोटेंशियल डिफरेंस काहे को नहीं आएगा। तो इस चार्ज का जितना पोटेंशियल यहां उतना ही पोटेंशियल यहां, क्योंकि डेल्टा V की वैल्यू 0 है तो वर्क कितना होगा, 0। तो कहने का मतलब यह है दिए गए इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर दिए गए चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है। तो ये प्रॉपर्टी होगी, लिखेंगे कैसे इसको, नो वर्क इज डन टू कैरी ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट द गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस। No work is done to carry a test charge from one place to another at a given equipotential surface. This one is the first property. तो पहले तो प्रॉपर्टीज डाल के पहली प्रॉपर्टी लिखना और फिर उसका एक्सप्लेनेशन देना, रीजन या एक्सप्लेनेशन लिख देना। बोर्ड में क्या होता है, रीजन के साथ पूछी जाती है प्रॉपर्टी, तो किसी के भी साथ पूछी जाए तो लिख देना भाई इसके साथ। ओके, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 2 की अगर हम बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि जो लाइंस होती है, मान ले ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऐसा प्लेन शीट के जैसा, मान ले ये प्लेन शीट है मेरे पास, इस पूरी शीट पे चार्ज दे दिया मैंने। पूरी शीट पे चार्ज देने की वजह से क्या है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगी और यहां कहीं इसके पैरेलल, इस शीट के पैरेलल जस्ट एक इमेजिनरी सरफेस बन जाएगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। कैसा, देख ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच दी मैंने और ये एक शीट ले ली, मान ली ये एक शीट है, चार्ज शीट है। तो इस चार्ज शीट की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गुजरेंगी। तो यहां इसके जस्ट पैरेलल एक दूसरा सरफेस ड्रॉ कर, इसके जस्ट पैरेलल एक दूसरा सरफेस ड्रॉ कर ले बंधु। ये जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। ये एक इमेजिनरी सरफेस है, ये जो इमेजिनरी सरफेस है, ये इमेजिनरी सरफेस इस वाले रियल सरफेस का, इस शीट का इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। इसके जस्ट पैरेलल बनाया जाता है, बना लेना। एक तो पॉइंट चार्ज के द्वारा मैंने तुझे बताया इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है,
बताया, तूने बनाया, स्फेरिकल बनता है। चार्ज शीट के द्वारा इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन पैरेलल शीट जैसा बनता है। तो अगर तू लिखना चाहे दूसरा एग्जांपल अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का, तो लिख सकता है चार्ज प्लेन शीट के द्वारा, चार्ज प्लेन शीट के द्वारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ऐसा नहीं लिखेगा, इसका नाम लिखेगा प्लेन पैरेलल शीट, इमेजिनरी शीट लिख दे बंधु, प्लेन पैरेलल इमेजिनरी शीट जैसा बनता है, ऐसा लिख देना। चल मेरा मुद्दा भी ये नहीं था, मैं तो ये बताना चाह रहा हूं कोई एक चार्ज शीट ले ली, उसकी वजह से कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस कहीं भी बन रहा होगा, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने यहां ऐसे ना शो करके बस ऐसे शो कर दिया है। क्लियर? मतलब उसी को मैंने ऐसे ना बना के बिल्कुल ऐसे बना दिया, सामने से तेरे को एक लाइन की फॉर्म में दिख रही है, ये शीट एक लाइन की फॉर्म में दिख रही है। मैं 3D डायग्राम नहीं बनाना चाह रहा, बनाऊंगा तो बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन बना नहीं रहा हूं। चलिए अभी क्या है सुनिए, मैं ये कह रहा हूं दूसरी प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि साहब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ऐसी होती हैं, वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या है? सरफेस है। ओके, ये वाला ओके। और ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है बंधु, ELOF, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है बंधु। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा दिए गए सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। किसी ने कहा अच्छा क्यों नहीं बनाऊंगा मैं नहीं बनाऊंगा। उसने कहा साहब मैं तो ऐसे बनाऊंगा। हमने कहा ठीक है भाई, अब समझाते हैं क्यों नहीं बनानी ऐसी। सुन बंधु, अगर मैं ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाऊंगा तो मान ले इस डायरेक्शन में उसने कहा कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड E है और मैंने दिए गए इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर रहा साहब, बताओ ठीक है। तो उसके द्वारा उसने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई है उसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। एक तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा E cos थीटा और एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा E sin थीटा। तो एक ये कंपोनेंट हो गया। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही बनानी है, उसने बोला नहीं बना के उसने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाया E। मैंने कहा ठीक, उसने क्या, फिर हमने क्या किया, मैंने कहा देख बंधु इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर सकता हूं, E cos थीटा E sin थीटा। उसने कहा कर लो, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा मेरे घर का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फिर सुन दिक्कत क्या हुई, अभी इस कहानी ऐसी है, अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ले लिया उसने, एक कंपोनेंट इधर आया, एक कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल आया। एक कंपोनेंट ऐसे लिख देता हूं, वन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस। तो क्या दिक्कत है, अब सुन यहां पे चार्ज रख दिया प्लस Q नॉट A से ठीक है B तक लेके जा। ओके, तो A से B तक का कुछ भी डिस्प्लेसमेंट मान ले XYZ। अब सुन जैसे ही चार्ज रखेगा प्लस Q नॉट, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कैसे? सुन, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके अंदर चार्ज रखा होता है, तो चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है अभी अपने पास, ये वाला जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर करा रहा हूं। फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा, कौन सा चार्ज है? Q नॉट। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इस डायरेक्शन में? E sin थीटा। ठीक है, मतलब एक बात तो श्योर है, फोर्स तो चार्ज पे लग रहा है, फोर्स दिए गए चार्ज पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, लगने दो। अब सुन, फोर्स भी लग रहा है और यहां से यहां तक कुछ डिस्प्लेसमेंट भी है बंधु, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं dl। तो वर्क कितना हो जाएगा? वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितना है? Q नॉट E sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट dl। देखो Q नॉट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, E sin थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू आपने मान रखी है, तो E sin थीटा की कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी।
dl यहां से यहां तक का कुछ ना कुछ छोटा डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये वैल्यू पूरी सॉल्व करेगा तो वर्क कुछ ना कुछ आएगा, आने दो, क्या दिक्कत है। लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है अभी हमने कि दिए गए इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में चार्ज को कोई वर्क नहीं करना पड़ता, लेकिन अभी हमें वर्क करना पड़ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। और ऐसा कब हो सकता है, जब पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। क्यों? क्योंकि तब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेगा तो E cos 90 आएगा, E cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। मतलब अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आया है तो इसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं होगा, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स भी नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगेगा तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कोई वर्क नहीं करना होगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। आप इस सेकंड प्रॉपर्टी को लिखेंगे और इसका रीजन भी लिखेंगे, ये कारण एक्सप्लेन समझाएंगे, पूरा का पूरा सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए आपका। ऐसे बता दूंगे सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना, इस डायरेक्शन में ड्रॉ करना, बल्कि स्टार्टिंग में मैंने बनाया था, वीडियो को पॉज करके वापस जाके देख लेना। इधर बनाना, दो कंपोनेंट करना, फिर बताना वन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस at which so the force at the given charge F is equal to q naught E sin theta, and the work done to displace the charge from one position to another F dl, और फिर शो कर देना so there will be some work which violate the property of equipotential surface. Is it clear? ओके, तो हमेशा आपको याद रखना है प्रॉपर्टी नंबर 2 है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि जो पोटेंशियल होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, थ्रू आउट द सरफेस। हाँ, तो पढ़ चुके हैं ये, तो हमने डेफिनेशन भी बता दिया, इसमें क्या नया बताया, एंड थ्रू आउट द वॉल्यूम, ये कुछ नया लाए हैं, सुन ले भाई, थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या है, मेरे पास एक कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर, मेरे पास एक सॉलिड कंडक्टर है, मैंने इसको चार्ज दिया, मैंने अंदर जाके दिया, कैसे दिया वो मैं नहीं जानता हूं, मैंने अंदर जाके चार्ज दिया, लेकिन ड्यू टू द रिपल्सन की वजह से ये चार्ज दूर से दूर रहने की कोशिश करेंगे, तो ये अल्टीमेटली सरफेस पे आ जाएंगे, पहुंच गए ना सरफेस पे। कंडक्टर चार्ज को चलने में कोई परेशानी नहीं करता, उन्होंने दूर जाने की कोशिश की, इसने कहा चले जाओ, ओके, तो पूरा चार्ज यहां आ गया। अब ध्यान रखना पूरे सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहेगा, ये चार्ज सरफेस है, और चार्ज सरफेस की वजह से अगर 10 वोल्ट यहां है तो 10 वोल्ट यहां है, 10 वोल्ट यहां है। अब सुन, इसके सरफेस के अंदर, वॉल्यूम के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल इतना ही रहेगा, कितना, 10 वोल्ट। तू सोचेगा सर कभी आपने शायद 0 बताया था, अंदर आपने कभी 0 बताया था, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, V की बात कर रहा हूं, पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। किसी भी दिए गए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है और पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ध्यान रखना, किसी भी दिए गए इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल सेम रहता है, और उसके वॉल्यूम में, दिए गए कंडक्टर के वॉल्यूम में हमेशा जो पोटेंशियल है वो कैसा रहता है, वॉल्यूम में भी पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस एंड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कंडक्टर। कौन? कंडक्टर, ड्राइवर नहीं, कंडक्टर। ओके, तो ये शानदार सा डायग्राम तू बना देगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस
will intersect each other. मैंने कहा कभी भी दो दिए गए इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मेरा इतना कहने के बाद मान लो किसी को डाउट हुआ, मान लो उमेश यादव ने बोला कि साहब मैंने तो करा दिए, लो क्या दिक्कत है, करा दिए, हो गए इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट। अभी बताएंगे क्या दिक्कत कर दी उमेश ने। सुनो, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, मान लो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल 40 वोल्ट है, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, कितना होगा +40 एवरीवेयर, here there and everywhere. The potential will remain constant throughout the surface of this imaginary equipotential surface and let the potential is +40 volt. Now let another surface and the potential at the surface let 50 volt everywhere. Let the potential at the surface of another equipotential surface is +50 volt. ठीक है। अब आप अगर इंटरसेक्ट कराओगे, आपने क्या सोचा कि चलो इसको इंटरसेक्ट करा देते हैं दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को, तो अब क्या दिक्कत आएगी, +50, लेकिन यहां कितना पोटेंशियल रखेगा, इसके हिसाब से +50 रखेगा क्या, या इसके हिसाब से +40 रखेगा, या फिर दोनों का सम +90 कर देगा, क्या करेगा बता, +90 कर देगा, तो +50 50 और यहाँ 90 50, तो हर पूरे पोटेंशियल पे सरफेस +50 वोल्ट कहां रह पाया, और इसके पूरे सरफेस पे पोटेंशियल +40 वोल्ट कहां रह पाया। तो एक ही जगह पर दिए गए पोटेंशियल सरफेस के किसी पॉइंट पे एक पोटेंशियल कुछ, किसी और पॉइंट पे पोटेंशियल कुछ और। तो आपको क्या करना है, कभी भी दिए गए पोटेंशियल सरफेसेस को इंटरसेक्ट नहीं कराना है उमेश, याद रखना बेटा। चलिए नेक्स्ट, नोट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपको दो सेपरेट डायग्राम ऐसे बना देना, सरफेस A सरफेस B, let the potential at surface A is +V1, let the potential at surface 2 is +V2. If we intersect both the surfaces, then at the point of intersection there are two values of potential which is not possible. Okay, तो ये है कहानी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और उसकी प्रॉपर्टीज की। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जब ड्रॉ कर रहे होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने के लिए हमारे पास आएंगे तब स्टडी करें तो ज्यादा बेटर है। मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको दे देता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 है, आई थिंक 5 है। सुनो, एक चार्ज है प्लस, अगर ये खाली अकेला होता तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होती, कैसी होती साहब, ऐसी होती। लेकिन अकेलापन इसका पसंद नहीं आया, हमने दूसरा चार्ज माइनस का लाके यहां रख दिया। अब इसकी अपनी अकेले की लाइन थी, कुछ ऐसी हुआ करती थी। मान लो दूसरा सरफेस है नहीं कोई, ये अकेला है तो इसकी लाइंस ऐसी होती थी। अभी फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, इसमें क्या दिक्कत है। अब सुनो, जैसे ही मैं दूसरा चार्ज लाऊंगा, ये चार्ज इसकी लाइंस को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब जो सी भी लाइन थी अब उस लाइन को ये अपनी तरफ खींच के ऐसा बैंड करा देगा। इस लाइन को भी इधर ले आएगा, ऐसे ले आएगा। इस लाइन को भी कोशिश तो करेगा लाने की, ऐसे ले आएगा। ऐसे इस साइड से इन लाइंस को तो सीधी जाना चाह रही थी, ये चार्ज अपनी तरफ खींचेगा और खींच के खींचेगा। ऐसे ही सारी लाइंस को खींच के इधर खींच लेगा। डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड, अब मैं फ्रेश डायग्राम बना रहा हूं। अच्छा, सेम इसी तरीके से ये भी इसकी लाइंस को खींचेगा, तो जो लाइन इसकी ऐसी हुआ करती थी, ये ऐसी जो लाइन हुआ करती थी उसको ये खींच लेगा, पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींच के अपने साथ मिला देगा, ऐसे कर देगा। स्ट्रेट नहीं रहेगी, एक दूसरे की लाइंस को ये अपनी तरफ खींच लेंगे। तो खींचने के बाद ये बड़ा खिंचा सा नजर आएगा आपको। देखो, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बनेगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। ओके, अब सुनो, क्योंकि इस हिस्से से कुछ लाइन खींच के उधर चली गई है, तो इधर आपको कम लाइंस बनानी है।
और इधर आपको इस रीजन में ज्यादा लाइन शो करनी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने इस चार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इधर की लाइन क्योंकि उधर चली गई है, इधर की उधर, उधर की इधर, तो इधर की लाइन उधर चली गई है तो इस हिस्से में लाइंस कम रह जाएंगी। सेम यहाँ पे इसके साथ भी ऐसा ही होगा, इस हिस्से में कम लाइन दिखाना। एक बात तो निश्चित है कि इस हिस्से के इस साइड में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है ना, मानते हो? इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, मानने वाली बात है। सेम इस इधर है। अब सुन, मैं क्या प्रॉपर्टी बता रहा हूं, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है, साइन को हटा दें तो dV अपॉन dr, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो dV इक्वल टू होता है E इंटू dr। सोचें क्या दिक्कत है? सुन, dV को अगर कांस्टेंट रखूंगा मैं, dV को अगर कांस्टेंट अगर हम रखें तो जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो इधर बढ़ रहा है। सुन, ये कांस्टेंट रखना है, ये बढ़ रहा है तो इसको क्या कराना होगा? कम। एक क्वांटिटी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी को निश्चित रूप से कम कराओगे तभी जाके दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब क्या, कैसे बनाएगा पोटेंशियल सरफेस? जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है उस रीजन में दूरी कम करती जानी है। कैसे? देख, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बनाया है। अब दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस जब ड्रॉ करेंगे तो इस साइड में पहले दूरी ये थी, अब थोड़ी सी कम कर और इस साइड में दूरी को बढ़ा। मैं क्या बोल रहा हूं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो बढ़ने दे। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से दिए गए दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में दूरी को कम करते जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तभी जाके इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। अगला पोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा तो दूरी को और कम कर दूंगा और इस साइड में दूरी को और बढ़ा दूंगा। क्यों बढ़ा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो दूरी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला dV is equal to E into dr, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है तो दूरी बढ़ाते जाएंगे। इस रीजन में दूरी बढ़ती जाएगी, इस रीजन में दूरी कम होती जाएगी। सेम इस तरफ खींच देगा, मेरे साथ ड्रॉ करेगा तो बेनिफिशियल रहेगा, सही से ड्रॉ कर लेगा। ऐसे करके जितने भी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हो। देखो, ये पोटेंशियल कांस्टेंट रहने का क्या मतलब है? देखो, अगर इन दोनों के बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था पहले और दूसरे के, तो दूसरे और तीसरे के बीच में भी 10 वोल्ट, तीसरे और चौथे के बीच में। इधर देखो, अगर ये 10 था तो ये भी 10 रहेगा, ये भी 10 रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस साइड में बढ़ता जा रहा है, इधर बढ़ता जा रहा है तो दूरी को कम कर, और जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है उस साइड में दूरी को बढ़ाता जा। ये एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में क्या लिखेगा? The distances in between the equipotential surfaces will keep on increase where the electric field is decreasing. इसकी उल्टी प्रॉपर्टी इधर बना दे। The distances between the equipotential surfaces keeps on decreasing where the electric field is increasing. अपोजिट है, डिस्टेंस को कम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो डिस्टेंसेस को ज्यादा करना है। तो ऐसे करके एक प्रॉपर्टी बनानी है और ये शानदार से डायग्राम से एक्सप्लेन कर देना है। तो these are the properties of equipotential surfaces with all the possible reasons.